साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम एक वाइटल इशू पर डिस्कस करेंगे। वाइटल इशू में आप एक ब्रैकेट बना के जो है लिख लीजिए, नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज, नॉट डूइंग सेक्स बाय वाइफ, वेदर कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स और नॉट। और दूसरा ब्रैकेट जो है आप तैयार कर लीजिए, हाउ टू प्रूव नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज। साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी मैरिज की हैप्पीनेस के लिए, उसके सक्सेस के लिए सेक्स जो है ज़रूरी है। अगर पक्षकारों के मध्य सेक्स नहीं है तो इस सिनेरियो में उन्हें फ्लस्ट्रेशन कॉज होगा और अल्टीमेटली मैरिज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज एंड हाउ टू प्रूव द नॉन कंजम्पशन, ये दो वाइटल इशू है जिन पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने काम किया और कुलजीत सिंह बनाम मीना के फैसले में कुछ गाइडलाइंस प्रोपाउंड किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों गाइडलाइंस को हम समझें उससे पहले हमें फैक्चुअल पोजीशन को समझना होगा, ताकि जब भी हम इस तरह के प्रिंसिपल्स को अपने केस पे अप्लाई करें तो वहाँ पर इजीली हम सफलता प्राप्त कर सकें, इजीली कोर्ट केस को विन कर सकें। साथियों सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का ये वेरियस ग्राउंड जो है रखता है डिवोर्स के लिए, और क्रुएल्टी जो है एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है, हम सब जानते हैं। क्रुएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, क्रुएल्टी मेंटल भी हो सकती है और क्रुएल्टी लीगल भी हो सकती है, इवन क्रुएल्टी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। और सेक्स ना करना, मैरिज को नॉन कंज्यूम रखना, ये भी एक तरह की मेंटल क्रुएल्टी है या साइकोलॉजिकल क्रुएल्टी है, कि जहाँ पर एक पक्षकार मैरिज के इंस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और जो उसका मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, जिसका कॉन्जुगल ऑब्लिगेशन है, उसको वो नहीं निभा रहा है। साथियों इस केस में क्या हुआ था कि जो कंसर्न पक्षकार है, इनकी शादी हुई 7 मई 2015 को। शादी के बाद लगभग 17 डेज तक ये साथ रहे और 22 मई 15 को लड़की लड़के से अलग हो गई। लड़की तुरंत थाने पहुंचती है और इमीडिएटली जो है एफआईआर लिखाती है। अब 17 दिन बाद कोई लड़की एफआईआर लिखाएगी तो पुलिस भी जो है अज्यूम कर लेगी, इवन जज भी अज्यूम करेगा कि इस लड़की के साथ जो है जास्ती हुई होगी, और लड़की ने यहाँ पर आरोप लगाए कि मुझसे जो है दहेज की मांग करी, इनके ऊपर 498 आईपीसी में कार्रवाई करो, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस में कार्रवाई करो, इवन मुझे जो है खर्चा दिलाओ। लड़के ने जो है डिवोर्स केस फाइल किया। उसका एक ही ग्राउंड था कि मेरे साथ जो है मेंटल क्रुएल्टी कॉज हुई है ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज। उसका ये कहना था कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ जो शारीरिक संबंध थे, जो कि उसके मैरिटल ऑब्लिगेशन में आते हैं, उसको परफॉर्म नहीं किए हैं, उसको स्थापित नहीं किए हैं, जिस कारण से मुझे डिवोर्स दिया जाए। और नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज इट्स वन ऑफ दी सीवियर मेंटल क्रुएल्टी, जिस कारण डिवोर्स का ये ग्राउंड बनता है। और ऐसे अनेकों ही जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सेक्स इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैरिज, इफ देयर इज नो सेक्स द मैरिज कैन नॉट बी सेट टू बी सर्वाइव। साथियों या वाइफ ने सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में जो है दावा पेश कर दिया। उसका कहना यह था कि मेरे पति ने यद्यपि मुझे मारा पीटा है, दहेज की मांग करी है, मुझे हैरेस किया है, पर मैं केवल कानून की मदद लेकर मेरे पति को सबक सिखाना चाहती हूँ। सबक मीन्स उसको मैं सही ट्रैक पर लेकर आना चाहती हूँ, ताकि मेरी शादी जो है वो निभ सके। मैं किसी भी रूप में मेरा घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ और ये मैरिज सर्वाइव कर सकती है, पर मेरा हस्बैंड जो है वो डेलिबरेट है। साथियों यहाँ पर कोर्ट ने एक बात रखी कि जब इस केस में मीडिएशन कराया गया या जनरल इंक्वायरी कोर्ट ने करी, तो लड़की से एक प्रश्न पूछा गया, क्या तुम साथ रहना चाहती हो इस लड़के के? तो लड़की ने मना कर दिया। इस बात को लिख लो और अंडरलाइन कर दो, लड़की ने मना कर दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार डिवोर्स केस में ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियां जवाब देकर मना करती हैं कि हमें साथ में रहना है, और ये कहते हैं कि डिवोर्स केस खारिज कर दो। तो उस कंडीशन में लड़की का ये एडमिशन कि वो साथ रहना चाहती है या नहीं है, ये काफ़ी वाइटल होता है कोर्ट के पार्ट पे। और एडमिशन जब बिफोर कोर्ट की रहते हैं तो वो रिलेवेंट है, और सेक्शन 56 इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है ये रिलेवेंट है। इस बात को जो है विशेषता ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुरानी जो है अभी एविडेंस एक्ट खत्म नहीं हुई है, जो मुकदमे पुराने हैं वो चलेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो उस सिनेरियो में धारा 56 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड ने साफ साफ ये कहा था कोर्ट को कि मैं साथ रहना नहीं चाहता हूँ। अगर कोर्ट ये कहते कि म्यूचुअल डिवोर्स दे लो, मैं उसके लिए भी राजी हूँ, इवन मैं स्थायी एलिमोनी के लिए भी राजी हूँ, बट मैं इस महिला के साथ किसी भी हालत में नहीं रह सकता, क्योंकि ये महिला दोषी है, क्योंकि इसने ना तो कॉन्जुगल राइट्स को परफॉर्म किया, ना ही कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को जो है परफॉर्म किया,
और इसके साथ साथ मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर हमारी जग असाई कराई, हमारी बदनामी करी। साथियों, एक बात यहाँ पर आपको मैं कह दूँ कि यदि आपकी पत्नी किसी वकील के दफ्तर पहुँच जाए और आपको नोटिस दिलवा दे या थाने कचहरी पहुँच जाए, किसी भी सूरत में ऐसी वाइफ को लेके मत आना, क्योंकि जो एक बार कांटा बन चुकी है वो कभी भी फूल की तरह खुशबू नहीं दे सकती। अगर वो ये सोचती है कि थाने कचहरी पहुंचकर या वकील के दफ्तर पहुंचकर हमको झुका देगी, तो झुकना नहीं है। और एक बार झुक गए तो हमेशा के लिए झुकना पड़ेगा। और एक कहावत भी है, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। तो इस तरह से कह रहा हूँ कि एक बार झुक गए तो हमेशा के लिए झुकना पड़ेगा। सम्मान रिश्तों का है, पर सम्मान का मतलब ये नहीं कि हम गर्दन झुका कर कटवा लेंगे। हम सम्मान कर सकते हैं पर गर्दन झुकवा कर कटवा नहीं सकते। ये बात अपनी वाइफ को क्लियर करके रखना। अगर नहीं करोगे तो वो आपको गुलाम बना के रख देगी। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। साथियों, इस केस में जो हस्बैंड का ग्राउंड था कि नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज है, वो उसे कैसे प्रूव किया, उसके लिए उसने कई तर्कों को रखा। पहला तर्क यह था कि इसने मुझे प्रताड़ित किया और इसने जो भी लिटिगेशन मेरे खिलाफ फाइल किए उसमें इसका एडमिशंस भी है कि मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है। जब मैरिज ही कंज्यूम्स नहीं हुई है और खुद का एडमिशन है, तो ये बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है जिसको रिकॉर्ड पे रखा जाए और कंसिडर किया जाए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब वाइफ पिटिशंस फाइल करती हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता है कि मैरिज कंज्यूम हुई है या नहीं हुई है, या कई बार ऐसा भी लिख देती है वो कि मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है। तो उसका भरपूर फ़ायदा जो है आपको मिलेगा, बट आपको पैनी निगाह रखते हुए उन फैक्ट्स को जो है ढूंढना है, जो कि इस लड़के ने इस केस में किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसका कहना यह था कि पहली रात को मुझे मेरी पत्नी ने कहा कि मैं संबंध बनाना नहीं चाहती हूँ और मैं किसी और से जो है प्यार करती हूँ। साथियों, एक बात जो है विशेषता ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी आपका रिश्ता शुरू होता है आपकी पत्नी के साथ, एक एक चीज़ की आपको रिकॉर्डिंग करके रखनी है। इवन आप फर्स्ट नाइट को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे पहले की जो बातचीत है उसको भी रिकॉर्ड करके रखो। कई बार ऐसा होता है कि वाइफ संबंध बनाना नहीं चाहती है, वो ये कहते हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुमसे मेरी शादी जो है जबरन हो गई है। तो वहाँ पर ये एविडेंस काफ़ी काम आपके आने वाली है। और यकीन मानिएगा कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन तब होता है कि जब किसी अनजान महिला की लाइफ में आप दखल कर रहे हैं या किसी अनजान पुरुष की लाइफ में आप दखल कर रहे हैं। आपकी अपनी पत्नी है, वो आपके प्रति क्या मानसिकता रखती है, क्या सोच रखती है, अगर इस बात की आपके पास एविडेंस है तो जब भी कोर्ट में जाओगे तो उन एविडेंस के माध्यम से उसकी इंटेंशन को प्रूव करना आपको ईजी रहेगा। तो इस बात को विशेषता ध्यान में रखिए। अगर वाइफ ये कहते हैं कि मेरी वॉइस नहीं है, तो वहाँ पर रितेश सिन्हा बनाम स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो वहाँ हम कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं कि सेक्शन 45 एंड 45A इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में इसका वॉइस सैंपल लिया जाए और वॉइस सैंपल के लिए डायरेक्शंस दिए जाए और जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर निष्कर्ष जो है ड्रॉ किया जाए। अगर वाइफ वॉइस सैंपल देने से मना करती है या अर्जी को अपोज करती है तो उसकी इंटेंशन अपने आप में ही क्लियर हो जाएगी। साथियों, इसके अलावा यहाँ पर हस्बैंड का स्टैंड ये भी है और ये स्टैंड आपको जरूर लेना चाहिए कि मेरी वाइफ का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कराया जाए। ये ज़रूरी इसलिए कि जब मैंने मैरिज कंज्यूम करी नहीं है, अगर इसकी मैरिज ऑलरेडी कंज्यूमेटेड है और ये हैबिचुअल पाई गई उस एग्जामिनेशन में, तो ये भी क्लियर होगा कि ये लड़की जो है किसी अन्य से जो है संबंध स्थापित करी हुई है, तो वहाँ पर एडल्ट्री को प्रूव करना भी जो है ईजी हो जाता है। लड़की मना करेगी कि मुझे मेडिकल नहीं करवाना है, बट आप अर्जी जो है दाखिल कर दो, फेट कुछ भी हो पर अपना पक्ष रखना सीखो। अर्जी को जो है दाखिल करना ही करना है आपको। अपनी बात को नहीं रखोगे तो कोर्ट आपकी बात को कंसिडर नहीं करेगा। इस बात को विशेषता ध्यान में रखो। चौथी बात यह, कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने यहाँ पर हस्बैंड पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस कारण से जो जजमेंट है के श्रीनिवास बनाम के सुनीता का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये कहता है कि वाइफ के अगर गंभीर आरोप हैं, झूठे आरोप हैं और मैरिज नॉन कंजम्पशन पे बेस्ड है, तो वहाँ पर तलाक मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर पक्षकार लंबे समय से अलग है तो वहाँ पर भी मैरिज को ब्रेकडाउन जो है प्रिज्यूम कर सकते हैं। और अगर पक्षकार साथ रहना नहीं चाहते हैं और एक पक्षकार इस बात पर अड़ा हुआ है कि हम किसी भी सूरत में साथ नहीं रह सकते हैं, तो इस सिनेरियो में मैरिज को ब्रेकडाउन करना ही एक बेस्ट रेमेडी है। साथियों, इसके अलावा कोर्ट ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली के फैसले पर भी जो है रिलाई किया और उसमें भी यही स्थिति है कि अगर मैरिज सर्वाइव नहीं कर सकती है तो वहाँ पर आप मैरिज को ब्रेकडाउन मानते हुए आप डिवोर्स की जो है डिग्री दे सकते हैं। तो साथियों, जब भी आप नॉन कंजम्पशन पे आ रहे हो तो अपनी पिटीशन में, प्लीडिंग में बार-बार इस बात को लिखो कि मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है। जब जब मैंने प्रयास किए ये प्रयास असफल रहे और किसी भी रूप में मैरिज जो है वो कंज्यूम नहीं हुई है। वाइफ जो है डिफेंस लेकर आएगी कि कंज्यूम हुई है। और मैंने ऐसे कई केस देखे हैं कि जहाँ पर वाइफ के स्टैंड ये होते हैं
कि पूर्ण संतुष्टि के साथ जो है कंज्यूम हुई है, लगातार जो है हमारे बीच में जो है इंटरकोर्स रहा है, तो वाइफ को भी तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे बीच में इंटरकोर्स है। अगर वाइफ ये स्टैंड साबित नहीं कर पाती है और उसके अन्य पिटिशंस में इस संबंध में जो है विरोधाभास है, या इवन जवाब में भी विरोधाभास है, इवन जो उसका एफिडेविट आ रहा है उसमें भी जो है विरोधाभास है, तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कोर्ट ने 3 प्रिंसिपल्स जो है लेट डाउन किए। सबसे पहली बात कि वाइफ ने जो है आरोप लगाए हैं अनर्गल, ये एक मेंटल क्रूअल्टी है, फिट केस फॉर डिवोर्स। नंबर 2, लॉन्ग टाइम तक मैरिज वैसे भी कंज्यूम नहीं हुई है, ये फैक्ट एडमिटेड है क्योंकि पक्षकार लंबे टाइम से लग रहे हैं। फिट केस टू ग्रांट डिग्री ऑफ डिवोर्स। और जहाँ तक नॉन कंजम्पशन की बात है तो वहाँ पर अगर हस्बैंड ये श्योर है कि मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है और शॉर्ट टाइम के बाद ही जो है वाइफ अलग हो गई है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड से राय के लिए अर्जी जो है जरूर लगा दे, ताकि इस तरह की अर्जी पर कोर्ट जो है डायरेक्शन दे सके और कोर्ट जो है निष्कर्ष जो है ड्रॉप करवा सके। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट जजमेंट से आपके राइट्स को लेके, इस तरह की समस्याओं को लेकर जब भी कोई आपको परेशानी आती है तो आप क्या करते हो, प्लीडिंग से नहीं करते हो, आप अवरमेंट से करते हो। अपनी प्लीडिंग को स्पेसिफिक करो, अवरमेंट को स्पेसिफिक करो और डिवोर्स केस फाइल करने से पहले नोटिस जरूर दो। अगर नोटिस आप नहीं दोगे तो कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर बेटर नहीं बनेगा। अगर नोटिस का रिप्लाई वाइफ नहीं करती है तो वहाँ पर एक अवधारणा बनती है वाइफ के खिलाफ कि एडवर्स प्रिजम्पशन जो है लिया जाए और वाइफ जो है वो डेलिब्रेट है, जो हमने आरोप इस पर लगाए हैं उसका ये जवाब तक जो है वो नहीं दे पाई है। तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी सहायता के लिए। तो साथियों, अगर आपको पॉइंट समझ में आए तो अपने केस पे इसको अप्लाई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।